आज अपन पार्ट है तीन पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर है ये। और 19वीं शताब्दी से यानी 1815 से लेकर 1914 तक देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है। अपन बात करते हैं, देखिए 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। कैसे बदलने लगी थी दुनिया 19वीं सदी में तेजी से? देखो, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, तकनीकी कारकों से पूरे समाजों की काया पलटे कर दी और विदेश संबंधों के नए दर्जे में डाल दिया। ये चीज़ यहाँ पर यानी मोस्ट है कि 19वीं सदी में दुनिया है वो बहुत तेज़ी से बदलने लगी थी। यानी आर्थिक बदलाव हुआ था, राजनीतिक भी बदलाव हुआ था। और आप देख सकते हो कि सामाजिक में बदलाव हुआ था, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तकनीकी कारकों में भी बदलाव हुआ। इस तरह आपस में ये जो विश्व में जो बदलाव हुआ, तो इसका असर है विदेशी संबंधों पर भी पड़ा था। अब देखो, अर्थशास्त्र ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों और प्रभावों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्री है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विनिमय का मतलब अपन आदान प्रदान करना किसी वस्तु का, या ले कोई सामान लाना या ले, इसको कहते हैं विनिमय। जैसे मुद्रा मुद्रा एक विनिमय का अपन कह सकते हैं साधन है। तो इनमें पहला प्रभाव व्यापार होता है। तो व्यापार का क्या है, यानी इधर जैसे भारत से मध्य एशिया में व्यापार हुआ, अन्य देशों से व्यापार हुआ, तो ये प्रभाव है व्यापार का। जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा है, गेहूं आदि व्यापार तक ही सीमित था। तो पहले क्या है, केवल 19वीं सदी के मुख्य रूप से कपड़ा या गेहूं का ही व्यापार होता था, इतने तक सीमित था। अब क्या हुआ, दूसरा श्रम का प्रभाव होता था। श्रम का मतलब मजदूर है उनका, जैसे अफ्रीका में भारतीय मजदूर अफ्रीका अफ्रीका में ले जाते थे, अफ्रीका के मजदूर दूसरे देशों में ले जाते थे। इस तरह श्रम का प्रभाव भी होता था। इसमें लोगों का काम रोजगार की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाते थे, जैसे इराक है, ईरान है, इस तरह रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे देश वो चले जाते थे। तो इस तरह सांस्कृतिक आदान प्रदान है, कई चीज़ें, तकनीक है, तो इस तरह बदलाव हुआ था। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं कि तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है। तो देखो, तीसरा प्रभाव किसका होता है? पूंजी का। और जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो तीसरा प्रभाव किसका होता है? पूंजी का होता है। पूंजी बिना भी काम अधूरा है। तो पूंजी का प्रभाव होता था एक देश से दूसरे देश। इन तीनों इन तीन तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े थे। ये देखो, एक बार पूरा देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है ना। कि इसमें 19वीं सदी में मुख्य रूप से पहले देखो व्यापार तक ही सीमित था, लेकिन ये पूंजी है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पूंजी का भी प्रभाव है, श्रम का प्रभाव भी होने लगा था। और ये मुद्रा है उसका भी जो प्रभाव होने लगा था। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि पूंजी, देखिए इसमें तीन तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े थे। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए कि तीन तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े थे, लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। तो श्रमिकों का आदान प्रदान होता था, लेकिन कई शर्तें बंदिश लगाई दी जाती, तो ये कभी टूट भी जाता था। फिर भी यदि हम तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो तीनों प्रभाव यहाँ होने लग गया था। इससे देखो आप कि काफ़ी बदलाव हुआ था। इसमें आप एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें देखो, पहला प्रभाव कौन सा है? व्यापार, ठीक है ना, ये याद रखना। व्यापार का प्रभाव जिसमें वस्तु है, कपड़े है, उसका तक। दूसरा प्रभाव कौन सा है? देखो ये श्रम का प्रभाव। और तीसरा प्रभाव कौन सा है? देखो पूंजी। ये आपको याद में है। तीन चीज़ें मुख्य है, एक तो व्यापार का आदान प्रदान होना, दूसरा है
मजदूरों का एक जगह से दूसरे जगह जाना। तीसरा प्रो है पूंजी। तो ये तीन चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो आगे अपन बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का किस तरह उदय हुआ, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन, तो उद्योग से यानी जहाँ पर स्थापित की थी यूरोप में, वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे। तो ज़्यादातर देश ही चाहते हैं कि अपना देश से इतना उत्पादन करे कि दूसरे देश से अनाज नहीं लाना पड़े, आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन वह क्या है, 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग ही थी। अगर ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, अगर इस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों को जीवन स्तर गिर जाता। अगर ब्रिटेन ही चलता कि मुझे खाद्य यानी जो जैसे गेहूँ है चावल है खाद्य में आते हैं, तो वो आत्मनिर्भर इस रास्ते पर चलता, भाई अपन को खाद्य का उत्पादन करना है इन फसलों का, तो वो जीवन स्तर इसका गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता, समाज में तनाव फैलता। आइए देखिए इस आशंका के पीछे क्या कारण है। तो ब्रिटेन इस रास्ते पर नहीं चला, भाई खाद्य पर अगर आत्मनिर्भरता की वो सोचता तो उनका जीवन स्तर कैसे गिर जाता। तो इसके बारे में देखो अपन पढ़ते हैं। आइए देखिए, क्योंकि ब्रिटेन एक अलग ही बात है इनकी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों, मतलब 18वीं सदी के आखिरी दशकों का मतलब है आप कह सकते हो 1790 के आसपास या 80 के आसपास, ठीक है ना। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। तो ये लगभग 1700 अपन कह सकते हैं 80 के बाद का ही है ना, और यानी 1790 20 में कह सकते हैं आप, है ना। ये क्या आ गया बीच में। तो यहाँ क्या हुआ है कि 18वीं सदी के यानी 18वीं सदी के अंत, ये बीच में क्या आ रहा है, तो देखिए यानी 18वीं सदी के आगे दिन ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने की यानी जनसंख्या बढ़ने लग गई थी। नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ी, भाई जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे तो शहरों का जो फैलाव है वो भी बढ़े फैलने लगे और उद्योग बढ़ने लगे थे। कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और कृषि उत्पादक यानी उत्पाद महंगे होने लगे। तो जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई तो शहरों की बसावट बढ़ने लग गई, उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किए गए ब्रिटेन में और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए और कृषि उत्पादक महंगे होने लगे थे। जो अब महंगे तो होगा ही, जनसंख्या बढ़ेगी तो। अब देखो ब्रिटेन में दूसरा तरीका क्या है, दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। बड़े भूस्वामी के दबाव यानी ये बड़े भूस्वामी का मतलब है उनके पास अधिक भूमि थी। ब्रिटेन में बड़े बड़े भूस्वामी वो खेती करते थे, 1000 बीघा 2000 बीघा इस तरह। तो काफ़ी ये बड़े भूस्वामी थे, उस सरकार पर दबाव बनाया कि मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी कि मक्का है आयात का मतलब दूसरे देशों से मक्का नहीं मंगवाना चाहिए। ये भूस्वामी के दबाव में आकर ब्रिटेन सरकार ने पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉरन लॉ कहा जाता है। इसे क्या जाता है, कॉरन लॉ कहा जाता है। देखो एक बार इसको देख लीजिए, यानी सरकार के दबाव में ये पाबंदी लगा दी और इसे क्या कहा जाता है, कॉरन लॉ कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि कॉरन लॉ किसे कहा जाता है, कि ब्रिटेन सरकार ने जिन कानूनों के सारे यानी जिन कानूनों के सारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉरन लॉ कहा जाता था। पाबंदी किस पर लगाई थी, मक्का पर। यानी बड़े भूस्वामी के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी और जिन कानूनों के सारे सरकार ने ये पाबंदी लगाई थी उन्हें क्या कहते हैं, कॉरन लॉ कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे क्या होता है, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों में परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदों ने सरकार को क्या है मजबूत कर दिया। यानी
मजबूर कर दिया। मतलब क्या है भाई, परेशानी तो होगी, उद्योगपति ऊंची कीमत पर खाद्यान्न मिल रहा है तो उद्योगपति और शहरी है लोग परेशान हो गए, और ने कोरोन लॉ को फौरन से समाप्त करने की बात की। भाई आपने जो कोरोन लॉ का मतलब क्या है, अभी अपन पढ़ा है ना कि भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का का आयात पर पाबंदी लगा दी, और जिन कानूनों के सारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कोरन लॉ कहा जाता है। अब यहाँ उद्योगपति शहरी लोग परेशान हो गए, उन्होंने कि वे सरकारें कोरन लॉ फौरन से समाप्त करे। अब देखो आगे बात करते हैं अपन आगे देखो, कोरन लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। अब ये कोरन लॉ वापस समाप्त कर दिया तो दूसरे देश से अनाज मंगाने लग गए थे, आयात करने लगे। देखो आयात का मतलब होता है किसी देश से किसी वस्तु या अनाज को मंगवाना, और निर्यात का मतलब दूसरे देश से दूसरे देश किसी वस्तु को भेजना। जैसे अपन भारत से मान लीजिए इराक या ईरान खाद्य पदार्थ भेज दिए तो वो आपका निर्यात कहलाएगा। अब देखो आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। तो आयातित खाद्य पदार्थों की लागत है ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। आयात करते हैं ना, उनकी ज़्यादा रेट नहीं लगती थी, कम थी ब्रिटेन से भी। फलस्वरूप ब्रिटेन किसानों की हालत बिगड़ने लगी। अब ब्रिटेन किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर रहे सकते थे। क्यों कि आयात से जो मंगवाते ना खाद्यान्न वो सस्ता मिलता था ब्रिटेन के किसानों से। तो इसका मतलब इससे बर्बाद कौन होंगे, ब्रिटेन के किसान है, उनका जो महंगा खाद्यान्न फसल है वो बिकेगी नहीं, और आयात वाले बिकेंगे ज़्यादा क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। और विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई। अब यहाँ ब्रिटेन में खेती बंद हो जाती है भूभाग पर, और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार का मतलब उनको रोजगार कमाने का कोई साधन नहीं रहा। गाँव से उजड़कर वे या तो शहरों की और दूसरे देशों में जाने लगे। अब क्या है कि उधर के तो गाँवों को छोड़ दिया या शहरों को छोड़ करके दूसरे देश में जाने लग गए थे। कौन? ब्रिटेन वासी। अब देखो अपन आगे बात करते हैं, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों पर गिरावट आई। भाई जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई, यानी मूल्य गिर गए थे खाद्य पदार्थों के, तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। क्योंकि सस्ती मिलेगी तो उपभोग लोग ज़्यादा करेंगे, अगर महंगी मिलेगी तो उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस तरह यानी ब्रिटेन में उपभोग करने का स्तर बढ़ गया। और 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेजी रही। तो 19वीं सदी के मध्य में मतलब 1950 यानी 19वीं सदी के मध्य मतलब 1850 के आसपास, तो औद्योगिक यानी प्रगति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, उद्योग धंधे काफ़ी बढ़ रहे थे, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगी। क्यों कि उद्योग धंधे ज़्यादा स्थापित हो रहे थे और उनमें सफलता भी मिल रही थी, तो लोगों की आय में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। अब भाई आय बढ़ेगी तो वो आयात भी ज़्यादा करेंगे, तो खाद्य पदार्थों को आयात करने लगे थे ब्रिटेन वासी। अब देखो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जानी। अब देखो क्यों कि पूर्वी यूरोप है, रूस है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ज़्यादा खाद्यान्न फसलें बोने लगे थे, किसान खेती करने लगे थे, यानी ज़्यादातर। क्योंकि कि ये जो खाद्यान्न फसल है कौन खरीद रहे थे? ब्रिटेन वासी खरीद रहे थे। तो वो उन बड़े 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 खेती वो करने लगे थे। कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, यानी पूरी यूरोप है, रूस है, ये ज़मीनों को साफ करके खेती करने लगे थे। अब देखो आगे क्या होता है, आप देख सकते हो कि खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना काफ़ी नहीं था। भाई अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ये खेती करने लगे थे काफ़ी अधिक, तो साफ कर देने काफ़ी नहीं है। खेती इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत थी। अब क्या है, मान लीजिए उत्पादन तो हो गया, अब उनको पहुंचाने के लिए ब्रिटेन पहुंचाना है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? भाई रेलवे मार्ग भी होने चाहिए, बंदरगाहों से जुड़ा होना चाहिए। बंदरगाह का मतलब जो समुद्री तट पर जहाज़ों को सामान को ले जाए और चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं बंदरगाह।
तो इनकी ज़रूरत थी भाई सामान्य, तो ये जो खाद्यान्न फसल है, खाद्य पदार्थ है, कैसे भेजेंगे वहाँ पर ब्रिटेन में? तो बंदरगाहों और रेलवे की मार्गों की ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। तो ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। तो ये उनको मार्ग है वो बनाना था, और नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था। नई ज़मीनें उस पर खेती करना भी आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसे। भाई नई खेती करेंगे तो दूसरे इलाकों में लोग आकर यहाँ बसेंगे, यानी घर बनाना है, नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। घर बनाना और नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। अब देखो ये इतने घर बनाना है, बस्तियाँ बसाना है, इनके लिए पूंजी श्रम का मतलब मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मजदूर की। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अब लंदन है ब्रिटेन से, वहाँ से ये पूंजी आने लगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ के लोग वहाँ लोगों को ले यानी वहाँ के लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम प्रवाह का होने लगा था। अब देखो यहाँ पर लंदन जैसे वित्तीय केंद्र की पूंजी आने लगी, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा कि भाई जहाँ खेती करने के लिए श्रमिकों की जरूरत है तो वहाँ वो बसाने का काम करने लगे थे। अब देखो आगे क्या होता है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, क्योंकि खेती नई ज़मीन तैयार किए जा रहे थे, उनको खेती करने के लिए श्रम की ज़रूरत थी। श्रम का मतलब मजदूरों की ज़रूरत थी। तो वो 5 करोड़ के आसपास लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर दशा में जाकर काम करने लगे। अब है ये लोग है ब्रिटेन से निकल के अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए थे, और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 15 करोड़ लोग वो अपना घर बार छोड़ करके दूसरे देशों में बस गए थे रोजगार की तलाश में। अब देखो एक चित्र भी यहाँ आया है, देख लीजिए आप, है ना। ये देखो किस तरह जा रहे हैं। ये देखो आप अमेरिका में रवाना, अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र है। अप्रवासी मतलब दूसरे देशों से आए हुए वो अप्रवासी कहलाते। किस तरह देखो, ये भरा भरा अपन कह सकते हैं, ट्रेन कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं, तो लदी हुई किस तरह भीड़ है वो दूसरी जगह जा रही है। जहाज भी हो सकता है ये देखिए। अब देखो आगे अपने बात करते हैं, ये चित्र भी देख लीजिए किसका है, कि जहाज पर चढ़ते हुए इंतजार करते हुए, देखो ये जहाज का इंतजार करे महिला पुरुष, किस तरह भीड़ है यहाँ लगी हुई है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि 1890 तक एक वैश्विक अपन पीछे भी है था, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना। अब देखो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। तो पूरे विश्व स्तर पर कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटना के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। तो वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव आया था कि श्रम विस्थापन का मतलब क्या होता है कि मजदूर का एक जगह से दूसरे देश में बसना, तो ये श्रम विस्थापन हो गया। और पूंजी की प्रवाह, एक देश से दूसरे देश में पूंजी लगाना, पारिस्थितिकी बदलाव, जब उद्योग धंधे कृषि अधिक करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में भी क्या होगा, बदलाव होगा। अब देखो तकनीक में भी गहरे बदलाव आ चुके थे, एक देश से दूसरे देश तकनीक भी पहुंची थी। तो इस तरह ये वैश्विक स्तर पर कृषि की अर्थव्यवस्था काफ़ी बदल चुकी थी। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब ये भोजन है वो हजारों मीलों से दूसरे देशों से आने लगा था। अब अपने खेत पर खुद काम करने वाले किसान ये खाद्य पदार्थ नहीं कर रहे थे। केवल खेत में खुद काम करने वाले किसान ये खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे, जो उद्योग धंधों में लगे वो मजदूर भी करने लगे थे, जो समुदाय हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर
रहे थे, जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल में रह रहे होंगे थे, तो वो भी लोग हैं वो कृषि करने लग गए थे। अब पहले वो जंगल में रहते थे, वो भी कृषि में काम में लग गए थे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो रेलवे मार्ग भी बन गया था, तो उससे खाद्य पदार्थों का आसान हो गया था पहुंचाना, तो रेलवे मार्ग से पहुंचा देते थे। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था, और पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। तो पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचा देते थे। इन जहाज़ों पर देखो दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। कैरिबियाई है ये क्या है, दक्षिणी अफ्रीका के जो छोटे देश है उनकी बात है ये। इन जहाज़ों में दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों को कम वेतन, उनको वेतन मजदूरों को कम दिया जाता था और काम करा लेते थे। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि बहुत छोटे पैमाने पर सही है, लेकिन इस नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। भारत वाला जो देखो पंजाब वैसे एक पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में आता था, और पहले ये पंजाब भारत में यानी वर्तमान में जो पंजाब आप देख रहे हो ना, और एक पश्चिमी पंजाब ये पाकिस्तान में है अभी एक, और अभी अपने वाला भारत में है। तो देखो यहाँ ब्रिटिश तो पहले एक ही था, ये पंजाब पश्चिमी पंजाब कहलाता है, ये एक पूरी पंजाब है भारत में। यहाँ ब्रिटिश भारत सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया था। अब ब्रिटिश सरकार है, जहाँ पर रेगिस्तान था वहाँ पर नहर बना करके जो पड़ती भूमि मतलब जो खाली छोड़ी जाती ना 4 साल या 5 साल के लिए, उन जमीनों को उन्होंने उपजाऊ बनाने के लिए नहर का पानी है वो ला करके ऐसा जाल बिछा दिया गया ताकि वहाँ पर कृषि हो सके, और निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। और निर्यात के लिए ब्रिटेन है गेहूं और कपास की खेती करने को प्रोत्साहित किया, और नई शहरों की सिंचाई, इन्हीं नई नहरों की सिंचाई वाले इलाके में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। अब अंग्रेज ये काम करने लगे थे कि जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध हो गई वहाँ पर अन्य लोगों को पंजाब में लाकर बसाया गया, क्योंकि वो सस्ते में मिलते थे। इनकी बस्तियों को केनाल या कॉलोनी नेर बस्ती कहा जाता है, उनका नाम भी निकाल दिया कि जो यहाँ पंजाब में बसाए गए थे कॉलोनी या लोगों को केनाल कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता था। केनाल कॉलोनी या नेर बस्ती के नाम से भी जानते थे, क्योंकि सस्ते श्रमिक मिल जाते थे अफ्रीका से, ठीक है ना। तो इस तरह उन लोगों को बसाना शुरू कर दिया था। अब देखो भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी। तो ऐसी कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग पूरा किया जाए। अब ये ब्रिटेन सरकार है वो इतना कपास का उत्पादन क्यों क्यों करवा रही थी, क्योंकि जो ब्रिटेन में मिलें थी वो कपड़ा उत्पादन कर रही थी, तो उनको कपास की ज़रूरत थी, इसलिए कपास की खेती करवा रहे थे किसानों से। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं थी, रबड़ भी उत्पादन करवा वहाँ पर होता था, वो किसानों से करवाते थे। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में ने इतनी महारत हासिल कर ली कि 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी। अब देखो इतना उत्पादन हुआ विश्व व्यापार में कि 25 से लेकर 40 गुना यहाँ वृद्धि हो चुकी थी 1920 से लेकर 1914 तक। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादकों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब देखो 60% हिस्सा व्यापार में प्राथमिक उत्पादक मतलब जो किसान उत्पादन करते हैं ना गेहूं कपास, यानी कृषि कार्य प्राथमिक, जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये आते हैं, लेकिन प्राथमिक उत्पादन में कृषि आती है। तो कृषि में गेहूं है, कपास है, कोयले जैसे खनिज पदार्थ का था, वो क्या है इतना उत्पादन हो गया कि 60% हिस्सा व्यापार में प्राथमिक उत्पादक यानी उत्पादक का हो रहा था। तो इस तरह अपने ये
पार्ट 3 अपने पूरा कर लिया है। अब कल अगला भाग अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।